हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में इसको लेकर कुछ मिसकंसेप्ट रहते हैं। चलिए उनको आज क्लियर करते हैं। अभी तक आपने फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा होगा कि ये आपके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। एक ऐसा फोर्स है जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। अगर ये एक ब्लॉक लूम है और ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाऊं तो आप कहेंगे कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा और वो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन ये सही नहीं है बेटा, ठीक है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसका क्या मीनिंग है सर, चलिए देखते हैं। मान लो मेरे पास दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 और ये है ब्लॉक 2, ठीक है। आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्लियर है बात आपको। देखो इनिशियली ब्लॉक 1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, तो ये चाहेगा फ्रिक्शन कि अभी भी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस में रहे, रेस्ट में रहे। तो फ्रिक्शन ग्राउंड के द्वारा बॉडी 1 पर पीछे की तरफ लगाया जाएगा, दैट इज फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू ग्राउंड। ग्राउंड चाहेगा कि ब्लॉक यहीं रहे, रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। अब इसी तरीके से इनिशियली 2 1 के ऊपर था और दोनों रेस्ट में थे, तो 2 भी 1 के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। दिस इज फ्रिक्शन ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है कि नहीं बात आपको। वो कहेगा कि मेरे साथ रेस्ट में रहे, हमारे बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1 चल पड़ा है तो 1 क्या कहेगा, 2 को, 2 मेरे साथ ही रहे, हमारे बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब 2 के ऊपर फ्रिक्शन कैसा आएगा, आगे की तरफ आएगा। क्लियर है कि नहीं बात। आप इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी समझ सकते हो। अगर 2 ने 1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो 1 2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्लियर है बात। देखो फ्रिक्शन यहाँ पर तो मोशन का अपोज कर रहा है, लेकिन 2 के मोशन को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है बेटा, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्लियर है बात आपको। चलिए अब फ्रिक्शन को और डिस्कस करते हैं बेटा। फ्रिक्शन के 2 टाइप हैं बेटा, ठीक है। 2 टाइप हैं, एक है आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक है क्या आपका इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है कि नहीं बात आपको। एक्सटर्नल फ्रिक्शन के फिर से 2 टाइप हैं बेटा, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है बात आपको। और स्लाइडिंग के फिर से 3 टाइप हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात। तो इस पूरे जो फ्लो डायग्राम है इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन को। एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, किन्हीं भी 2 एक्सटर्नल बॉडीज़ के कांटेक्ट में आने की वजह से जो उन बॉडीज़ के बीच में फ्रिक्शन डेवलप हुआ है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, याद करो यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको एक टर्म बताई थी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसमें मैंने कहा था कि लिक्विड भी लेयर बाय लेयर मूव करते हैं और ऊपर वाली लेयर ज़्यादा तेज़ भागती है और नीचे वाली लेयर कम तेज़ भागती है, ठीक है। तो इनके बीच में भी एक फ्रिक्शन होगा, मतलब एक बॉडी के अंदर ही लेयर बाय लेयर मोशन होने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन मोस्टली किस में होता है, आपका लिक्विड्स में, तो इसे वेट फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और ये बिटवीन दी सॉलिड्स होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करे, स्लाइड करे, और या फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करे, रोल करे, जैसे आपका टायर करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग के 3 टाइप है बेटा, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। क्लियर है। अभी मैं इन्हीं को डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर में हमारा जो मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। चलिए डिस्कस करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। सबसे पहले किसको, स्टैटिक फ्रिक्शन को। नोट करो बेटा, आपके पास ये एक m मास का ब्लॉक है और आपने इसके ऊपर F फोर्स लगाया। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन F इज इक्वल टू m में फोर्स चाहे कितना भी कम हो, बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा, बॉडी आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। अगर आप बहुत ही थोड़ा फोर्स लगाओ तो आप देखते हो कि बॉडी हिलती भी नहीं है। लेट मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और मैंने देखा बॉडी हिल नहीं रही है, तो आप कहेंगे कि सर एक फ्रिक्शन फोर्स आ गया होगा और उसकी वैल्यू भी 1 न्यूटन होगी, तभी बॉडी नहीं हिली है। हाँ कि ना, समझ आई बात आपको। अब मैं फोर्स को 2 न्यूटन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि बॉडी अभी भी नहीं हिल रही है, तो मतलब फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में कितना हो गया होगा, 2 न्यूटन हो गया होगा। मतलब फ्रिक्शन मेरे अकॉर्डिंग खुद को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है।
क्लियर है बात आपको। अब ऐसे ही मैंने 3 किया तो भी बॉडी नहीं हिली, तो फ्रिक्शन कितना हो गया होगा 3। ऐसे करते करते मैंने 5 न्यूटन लगाया और बॉडी नहीं हिली, तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया होगा 5 न्यूटन हो गया होगा। क्लियर है बात। अब जैसे ही मैं फोर्स को 5.1 करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बॉडी चल पड़ती है। क्लियर है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी कितना लगा सकती है, 5 लगा सकती है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर फ्रिक्शन और यहाँ पर फोर्स के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता हूँ वैसे वैसे फ्रिक्शन भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेट अप टू 5। क्लियर है कि नहीं बात आपको। और इस दौरान तक, इस 5 न्यूटन तक आपकी बॉडी किस में रही थी, रेस्ट में। इसी फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फोर्स जो बॉडी को मूव करने ना दे वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। कैसे, मतलब मैंने 1 किया तो ये भी 1 हो गया, मैंने 2 किया ये भी 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ठीक है। और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके ऊपर बॉडी रेस्ट पर है वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग। वो वैल्यू 5 ही है बेटा, हाँ के ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। दिस विल बी योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस विल बी योर लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड दिस विल बी योर स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस विल बी योर एफएस एंड दिस विल बी योर एफएल। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको, समझ आई बात आपको। अब 5 के ऊपर मैं देखता हूँ कि बॉडी चल पड़ी। क्लियर है बात आपको। और उसके बाद होता क्या है बेटा कि फ्रिक्शन थोड़ा सा घट गया। लेट ये फ्रिक्शन अब 5 से घटकर कितना हो गया, 4.8। और अब आप फोर्स कितना ही कर दो, 5.1 कर दो, 6 कर दो या 10 कर दो या 100 कर दो, फ्रिक्शन हमेशा कितना लगेगा, 4.8, और बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा फ्रिक्शन घटकर फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और चाहे आप इस डायरेक्शन में कितना भी फोर्स बढ़ा लें, वो फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स जो लगता है बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, जब बॉडी क्या कर रही हो मूव, उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। दोबारा से बता रहा हूँ, इस ग्राफ को ध्यान से देखो कि इनिशियली जैसे जैसे फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, एंड दिस विल बी योर मैक्सिमम लिमिट, दिस विल बी योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक बॉडी किस में रहती है, रेस्ट पर रहती है, एंड दिस विल बी योर स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। और इसके बाद बॉडी जस्ट क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, और फ्रिक्शन थोड़ा सा घट जाता है और फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन कई कई बुकों में आपको ऐसा भी मिलेगा कि फ्रिक्शन अप टू लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, आपका इंक्रीज करता है और लिमिटिंग के बाद बॉडी मूव करने लग जाती है और फ्रिक्शन की वही वैल्यू दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर देखो 5 था तो यहाँ पर मैंने 4.8 या 9 बोला, तो यहाँ पर बोलते हैं कि 5 ही लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद बॉडी चलने लग जाएगी और फ्रिक्शन अपने हाथ खड़े कर देगा। क्लियर है बात। ये कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है बेटा। मान लो एक बच्चा है, वो रूठा हुआ है और उसकी मदर उसको मना रही है, तो मदर उसको जितना मनाने की कोशिश करती है वो उतना ही रूठता जाता है। ठीक है। और यहाँ पर मदर ने उसको थप्पड़ लगा दिया, अब बच्चा मूव करने लग गया। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। ये है स्टोरी किसकी, फ्रिक्शन की। आज आप इसका बेसिक सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।